नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तराखंड की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है। ये 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया है। वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक बना रहा है वैक्सीन। तो देखिए, बार बार थर्ड वेव को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, बच्चों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर स्कूल खुल रहे हैं और उस हिसाब से ये खबर बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली है। जनक देव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जनक, ये पूरी खबर बताइएगा। अगर ये बहुत जल्द होने वाला है तो इससे अच्छी कोई खबर हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है जीनत, इसे बड़ी खबर के तौर पे भी देख सकते हैं और बड़ी उपलब्धि के तौर पे भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर की आशंकाएं हैं कोरोना की। उसमें बताया जा रहा है, जो दावा अनुमान जो लगाए जा रहे हैं कि बच्चे हैं, वो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। पहली और दूसरी लहर में बच्चे घरों से बाहर नहीं निकले थे और स्कूल चालू नहीं थे, लेकिन अब जो सामान्य हालात बनते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं, उसके मुताबिक हर राज्य अपने मुताबिक जिस तरीके की स्थितियां वहां पर कोरोना की है, उसके मुताबिक हर राज्य अपने अपने तरीके से स्कूल कॉलेजेस वहां खोल दिए हैं। अब छोटे बच्चों के लिए, चूंकि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए तो जायडस कैडिला की जायको भी बाजार में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन छोटे बच्चे जो है, जो 2 से 12 साल की उम्र के, उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं, और वही सबसे बड़ी चिंता का विषय था। तो आज जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जब अंकलेश्वर में भारत बायोटेक की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है, जो उसकी पहली बैच जो गुजरात में बनी है, उसको जब रिलीज करने के लिए आए, तब उनको ये सवाल पूछा गया कि बच्चों की वैक्सीन के लिए किस तरीके का काम। तो तब ये बात सामने आई, उन्होंने साफ कर दिया कि 2 ट्रायल हो चुके हैं छोटे बच्चों की वैक्सीन के, और उसके नतीजे बेहद अच्छे आए हैं। और अब तीसरा जो ट्रायल है वो भारत बायोटेक जो वैक्सीन बनाना है, स्वदेशी, पहली स्वदेशी वैक्सीन जिसे हम कह सकते हैं, वो बनकर तैयार होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि उसको इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन हमें जल्द लेना होगा, भारत बायोटेक की ओर से अप्लाई भी होगा तीसरे जो टेस्टिंग है उसके बाद। अब क्या सैंपल साइज थी, क्या था, किस तरीके से था, बिल्कुल। अब क्योंकि तीसरे ट्रायल की बात हम करें और उसके बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी, तारीख मिल जाएगी कि आखिर कब से बच्चों को ये वैक्सीन लगने लगेगी। वैक्सीन के तीसरे ट्रायल को मंजूरी मिल गई, भारत बायोटेक यानी कि स्वदेशी वैक्सीन, सबसे बड़ी बात। सीएम धामी ने आज आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तोताघाटी, कौड़ियाला, ऋषिकेश, रानी पोखरी, नरेंद्रनगर, फकोट, चंबा के आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव एसएस सिंधु, आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहे। सीएम ने 3 दिन के अंदर सभी हाईवे खुलवाने के निर्देश दिए, साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने और संचार सेवाओं की बहाली के भी निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि जितने हाईवे में मलबा रखा है या जहाँ भी भूस्खलन हो रखा है, जहाँ भी रोडें टूटी हैं, तो 3 जेसीबी जो है लगाने का आज निर्देश दिए हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर जिले से जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाए कि वहाँ कितनी सड़कें टूटी हैं, कितना नुकसान हुआ है, और 3 दिन में उनका पैसा मुक्त कराया जाएगा जहाँ जहाँ भी जो दिक्कत है। एक खाद्यान्न की और दवाइयों के लिए भी कहा है कि भंडार पूरे होने चाहिए। देहरादून के रानी पोखरी में पुल गिरने पर बड़ा खुलासा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों ने पुल गिरने की वजह को खनन बताया है। इसके लिए फोटो भी अधिकारियों ने उपलब्ध कराई हैं। बता दें कि शनिवार को एनएच अधिकारियों ने भी इसका सर्वे किया था और अब 450 मीटर लंबा डबल लेन मोटर पुल बनाने की तैयारी हो रही है और ये नया पुल करीब 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है, जिसमें हमारे कुछ पुल जो हैं टूट गए हैं और कुछ सड़कें टूट गई हैं। तो उसके डाइवर्शंस के लिए हमने आदेश दे दिए हैं और हमने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि पूरी मॉनिटरिंग करें। डिपार्टमेंट को भी कहा है कि सारे अधिकारी जाकर के मॉनिटरिंग करें। जहाँ भी कोई ऐसा हादसा होता है तो जनता को पहले आगाह कर दें। जनता से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी ट्रैवलिंग को रिस्ट्रिक्ट करें। शुक्रवार को देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर 1964 में बने पुल के ढहने के बाद इस रूट पर यातायात तो बंद है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टूटे पुल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बात की। पुल टूटने के दौरान कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इस पुल के टूटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने न्यूज 18 को बताया है कि पुल के नीचे होने वाले खनन की वजह से पुल की बुनियाद कमजोर हुई होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है।
यदि जांच करवानी है तो एक बाहर की एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाई जाए, ताकि जो बिल्कुल चीज़ों का खुलासा कर सके और उसके अनुसार हम और पुलों की जो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं उनकी व्यवस्था कर सकें, उनकी देखरेख कर सकें। अभी मुझे लोगों ने कहा कि एक और पुल भी आगे, वो भी खतरे में है। उत्तराखंड में इस वक्त 107 जगहों पर रोड बंद है, जिनमें कुल 74 ग्रामीण सड़कें बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रदेश में हुई बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद आपदा कंट्रोल रूम में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश में बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कें बंद हैं और आपदा कंट्रोल रूम में क्या स्थिति बनी हुई है, इन रोड्स को किस तरीके से खोला जाए, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। सभी अधिकारी यहां पर मौजूद, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जो कि प्रदेश भर में जो स्थिति बनी हुई है बारिश के बाद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, उसका यहाँ पर आंकलन किया जा रहा है। उप सचिव आशुतोष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपदा कंट्रोल रूम, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए इस वक्त प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं? आज की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार नेशनल हाईवे 4, स्टेट हाईवे 8, MDR 10, ODR 11 और विलेज रोड 74, अर्थात कुल 107 रोड बंद हैं, लेकिन उसको चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। वैकल्पिक रास्तों को लेकर क्या कुछ स्थिति है सर, क्योंकि कई जगह पर जो रोड ब्लॉक्स हो गए हैं उसके बाद वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाए? हाँ, वैकल्पिक रास्ते जो है जैसे यमुनोत्री मार्ग और गंगोत्री मार्ग में हमने तैयार किए हैं और जगह भी हम तैयार कर रहे हैं। नदियों के जलस्तर सर किस लेवल तक पहुंचे हैं, खतरे का निशान? नदियों के जलस्तर में जो है हमारा जो ये ऋषिकेश का जो वीरभद्र बैराज है उसमें थोड़ा सी सिल्ट आने के कारण जो है पावर हाउस कुछ समय के लिए बंद है, लेकिन उसको भी हम चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपने देखा प्रदेश भर की स्थिति और उसको जल्द से जल्द जो रास्ते हैं वहाँ पर किस तरीके से खोले जा सके, रोड्स जो बंद हो रही हैं वहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी प्रयास आपदा कंट्रोल रूम सभी कोऑर्डिनेशंस बनाते हुए डिपार्टमेंट्स के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई में महीनों लगेंगे और प्रशासन के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। मलबा और बोल्डर गिरने से जगह जगह पर हाईवे बाधित हो गए हैं। कई जगहों पर वैकल्पिक रास्तों से ट्रैफिक को शुरू किया गया। बारिश की वजह से सड़क मरम्मत का काम भी मुश्किल हो गया है और लगातार बारिश के साथ पत्थर भी आए रहे हैं, काफ़ी गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसी बीच बाकी लोगों के लिए पुलिस प्रशासन खड़ी है और नीचे कोल्लू खेत से भी जाम को लगातार क्लियर किया जा रहा है। दूसरा रास्ते सभी बंद है, एकमात्र वैकल्पिक उपाय यही है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत की परेशानी हो रही है। हम लोग काफ़ी टाइम से यहीं पर खड़े हैं। तो नए हमारे द्वारा डाइवर्जन प्लान बनाए गए हैं, जैसे कि जो टेरी के थ्रू, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कम्यूट करना, तो वाया चंबा जो है उनको डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह से श्रीनगर के आगे का जो रास्ता है वो सतपुली, पौड़ी, पूरा कोटद्वार से होते हुए ट्रैफिक भेजा जा रहा है। इधर प्रशासन के सामने भी व्यवस्थाएं सुधारने की चुनौती है। वहीं आपदा से पीड़ितों को मुआवजा भी देने की बात कही जा रही है। आज जिले में हमारे पास टोटल 20 ग्रामीण सड़कें बंद हैं और एक NH हमारा बंद है, उसमें भी भारी मलबा आ रखा है। 2-3 JCBs हमारी वहाँ पे लगातार कार्य कर रही है और उस मलबे की वजह से वहाँ पे कुछ जो घरों को डैमेज हुआ था उन लोगों को भी पूरा जो भी SDRF के नॉर्म्स के अंतर्गत जो मुआवजा दिया जाता है उसकी कार्यवाही गतिमान है। बारिश से अब तक काफी नुकसान हो चुका है और इससे सरकारी खजाने को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। गनीमत ये है कि अब तक किसी की जान नहीं गई। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिथौरागढ़ के मदकोट में आसमानी आफत का तांडव जारी है। यहां मलबे और भारी बोल्डर्स में एक मिनी बस फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी ड्राइवर बस को मलबे से तो नहीं निकाल पाया। बाद में यात्रियों को बस से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बस को निकालने के लिए JCB मशीन की भी मदद दी गई। टनकपुर चंपावत हाईवे पर स्वाला के पास हो रहे भूस्खलन से आबादी क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे की वजह से लोग दहशत में हैं। DM का कहना है कि पहाड़ियों से गिर रहा मलबा आबादी क्षेत्र के लिए काफी
खतरा है। गांव वालों से दूसरी जगह जाने की अपील की गई है। फिलहाल ग्रामीणों के रहने की दूसरी जगह प्रशासन ने व्यवस्था की है। खतरा बढ़ने की स्थिति में ग्रामीणों को कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दूसरे घर नहीं है, तो उनके लिए हमने राहत शिविर कैंप भी बनाए हैं। हमारे पास ये व्यवस्था भी है कि अगर वो किराए पर रहना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा भी उनके लिए सहूलियत रहेगी उसी हिसाब से हम उनको दान करेंगे। भारी बरसात की वजह से एक बार फिर से पौड़ी समेत लैंसडाउन जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कई जगह पहाड़ियों से बोल्डर गिरने से एनएच बाधित हो रहा है, तो वहीं दुगड्डा के पास डेंजर जोन बन चुके हैं। खस्ता हाल सड़कों की वजह से पर्यटकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एनएच प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बरसात के बाद इस पर काम किया जाएगा। कभी कभी बारिश आती है ना, तो यहाँ बहुत जाम लग जाता है, क्योंकि तेजी से पानी आता है, रोड क्रॉस नहीं हो पाता। जैसे बड़ी गाड़ी हो जाती, छोटी गाड़ी वाले बहुत टाइम रुकना पड़ता है। अभी हम परसों गया था तो बारिश हो गई थी, तो बहुत देर खड़े होके 1 घंटा रुके, तब जाके पानी कम हुआ, तब गए हम। हाँ, गड्ढे वड्ढे तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आप लोग हर जगह ही देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहीं भी बादल फट रहा है, कुछ फट रहा है, पानी आ रहा है। तो रास्ते तो सही होने चाहिए कम से कम ना, और जगह के रास्ते सही है, यहाँ के रास्ते में दिक्कत। गुमखाल से लेके हमारे जो फतेहपुर बैंड तक है, वहाँ पर हमारा भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक बॉन्ड अभी भी चल रहा है, जिसमें हमने करीबन 7 किलोमीटर की डीबीएम का कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। 6 किलोमीटर हमने नीचे से डीबीएमबीसी का कार्य पूर्ण कर लिया है। बरसात के बाद उसमें पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। खबर देहरादून से आ रही है। कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा। महेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल। वर्षों तक संघ और बीएचपी में रहे नेगी। बीजेपी नेता राजकुमार जायसवाल भी कांग्रेस में शामिल हुए। यूकेडी नेता शिशुपाल बिष्ट भी कांग्रेस में ही गए हैं। हरीश रावत ने इन्हें सदस्यता दिलाई है। तो कांग्रेस का कुनबा भी बढ़ रहा है जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। अब कांग्रेस इससे बेशक खुश हो सकती है। अब देखिए, इसके कई कारण हैं। जो सीनियरिटी हरीश रावत की है, जो एक्सपीरियंस है, क्या ये काम आया? सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ये स्पष्ट कीजिए, क्या ये हरीश रावत की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो रही है क्योंकि जिम्मेदारी वही संभाल रहे हैं, या फिर इसे अवसरवाद की तरह देखा जाए कि भाई कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती तो अब चांसेस ऐसा मान के चला जाता है कि चलिए मे भी सत्ता बदले तो चलो भाई जहां सत्ता आ रही हो वहीं चले जाएं? देखिए जिन्हें कांग्रेस की एक रणनीति है, क्योंकि जहां से महेंद्र सिंह नेगी बिलोंग करते हैं वो सीट है रायपुर विधानसभा सीट। 2016 में यहां से जो कांग्रेस विधायक थे उमेश शर्मा काहू, वो बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद से लगातार कांग्रेस की यहाँ पर ये सीट एक तरह से ब्लैंक थी। कांग्रेस के पास कोई मास लीडर यहाँ पर नहीं था। महेंद्र सिंह नेगी लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े, संघ से जुड़े रहे हैं। संघ में वो प्रचारक की भूमिका में रहे हैं। तो करीब 10 सालों तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री के बतौर भी काम किया। और महेंद्र सिंह नेगी का इस क्षेत्र में काफी कुछ दबदबा रहा है। 2017 में जब इलेक्शन हुए थे तो महेंद्र सिंह नेगी यहाँ पर निर्दलीय लड़े थे और निर्दलीय के बूते ही वो चौथे नंबर पर रायपुर सीट में आए थे। तो कांग्रेस लंबे समय से यहाँ पर एक मास लीडर तलाश कर रही थी। तो महेंद्र सिंह नेगी को आज हरीश रावत ने वहां पर ज्वाइन कराया है। तो ये माना जा सकता है कि अब रायपुर जो विधानसभा सीट थी वहां पर कांग्रेस को एक बड़ा नेता वहां पर मिल गया है। जो कांग्रेस के वोटर्स तो होंगे ही, इसके अलावा बीजेपी के भी वोटर्स थे वो भी अब वहां पर ये है कि कांग्रेस को शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरह जो राजकुमार जायसवाल हैं, मसूरी सीट से बिलोंग करते हैं, बीजेपी के पूर्व में महानगर के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी आज हरीश रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कराई है। उसके साथ साथ उन सैकड़ों की संख्या में जो वर्कर्स थे वो भी उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझिए कि अब इलेक्शन मोड में दोनों ही पार्टियां आ चुकी हैं और अब इस तरह की ज्वाइनिंग्स आप खूब देखेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल की बदहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखा। शिकायत की है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर एक बड़ी आबादी निर्भर है, लेकिन लोगों को बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही है। पत्र में सतपाल महाराज ने लिखा है कि स्वास्थ्य केंद्र में न जनरल सर्जन है और न ही महिला डॉक्टर, न ही एनेस्थीसिया और न ही ऑक्सीजन पाइपलाइन। मामले में विभाग की किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री सतपाल महाराज के पास पहुंच गए। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर तमाम व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। महाराज जी ने मुझको पत्र लिखा, ये भी सत्य है, और उस पत्र का संज्ञान लेते हुए मैंने तुरंत महाराज जी के साथ एक बैठक की। पीपी मोड़ का जो हॉस्पिटल जो संचालक हैं
और स्वास्थ्य विभाग के साथ में। और उस दिन ये तय हुआ कि 1 महीने तक महाराज जी वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ठीक की जाएंगी, जो कि पीपी मोड पे जो काम कर रहे हैं। उसकी बात जो हमारा चल रही है, मीटिंग हो रही है हमारी, हाँ अच्छी हो रही है उसमें। सर क्या स्टेटस है हॉस्पिटल? अभी एक मीटिंग और होने वाली है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा स्टेटस क्या है। कोविड को देखते हुए लंबे समय से बंद क्लासेस 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी इन स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। साथ ही कहा कि अभी जूनियर क्लास खोलने में खतरा है। इस समय जो सकारात्मक अभी महसूस नहीं हो रहा है और भारत सरकार से जो स्पष्ट गाइडलाइन आनी चाहिए उसका हमें प्रतीक्षा है। जैसे ही भारत सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से स्पष्ट कोई गाइडलाइन आएगी, उसी के पालन में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों को खोलने का डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियर्स से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो फिर कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई में निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा से तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/young genius पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके यंग जीनियस जो है उस सेक्शन में जाइए। और शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2, इसका हिस्सा बनिए। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।